जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि 65 तक जो इलेक्शंस होती हैं फ़ातिमा और अयूब के दरमियान बेसिक डेमोक्रेसी के तहत, तो उसमें अयूब खान लीड कर जाते हैं और टिल 19 हम देखते हैं 69 तक वो मुल्क की भागदौड़ को संभालते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो 1970 में यहाँ से ट्रेजेडी स्टार्ट होती, यहीं से हमारा टॉपिक का जो मेन मकसद है यहाँ से स्टडी करना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी अगर देखें तो ये ट्रेजेडी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इनकी आपस में सेपरेशन होती है। 1970 में क्या होता है, 69 में जो अयूब खान है वो रिज़ाइन कर जाते हैं और जो अपना सारे की सारी ऑफिस की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं किसको, जनरल याहिया खान को। ठीक है, याहिया खान जब मुल्क में आते हैं तो एक बार फिर से वही मार्शल लॉ की सिचुएशन रहती है। तो 1962 वाला जो आयन था वो भी क्या हो जाता है, मनसूख कर दिया जाता है। जैसे उसको मनसूख कर दिया जाता है, अब मुल्क में इलेक्शन होंगे, कोई कानून होगा जिसकी वजह से हम स्टेट को फिर ही रन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सो 1970 में क्या होता है, इलेक्शन सेलेक्ट किए जाते हैं LFO के तहत। LFO जो है वो जो जनरल याहिया खान है वो देते हैं। इस LFO मीन समझ लिया आप, एक आइन का एक छोटा सा पार्ट है जिसके तहत इलेक्शन हेल्ड करवाए जाने थे। ठीक है, LFO स्टैंड फॉर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, 1970 में क्या होता है, LFO के तहत ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, जो जिसमें हम देखते हैं कि जो बड़ी अक्सरियत के साथ जो विन करने वाली पार्टी है वो हम देखते हैं अवामी लीग होती है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान की होती है, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान की होती है। और वेस्ट पाकिस्तान से जो बड़ी जमात होती है जो विन करती हैं वो कौन है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने इस वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल की। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पे ये बात अंडरस्टूड है कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी यानी कि अक्सरियत जिनके पास होगी, हुकूमत भी वही बनाएगी। ठीक है, हम देखते हैं कि 100 प्लस 165 को अबव लीड करते हैं ये लोग, अवामी लीग वाले जो विन करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हम देखते हैं कि 80 प्लस इनके पास सीट्स होती हैं, जो कि सिंपल मेजॉरिटी में भी नहीं आती। ठीक है, अक्सरियत तो बहुत दूर की बात है, सिंपल मेजॉरिटी में भी नहीं आती। तो क्या होता है, अवामी लीग को अब इक़्तिदार जो है उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए था, लेकिन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है और जो हमारे वेस्ट विंग्स के लोग हैं, जो फ्यूडल हैं, बड़े बड़े हमारे लीडर्स थे, उनके दिमाग में फ़तूर था कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाले हैं ये हमारे ऊपर डोमिनेंट हो जाएंगे। डैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम इनको ये जो रूल है, मुल्क की भागदौड़ है, इनके हाथ में नहीं देंगे। ठीक है, हालांकि पढ़ी लिखी बात है कि अगर कोई बंदा विन करके आ रहा है, लीड करके आ रहा है, अक्सरियत के साथ आ रहा है, इतनी आवाम उन्हें चाह रही है, तो बिहाइंड रीज़न तो होगी ना उनकी मकबूलियत की, तो इन्हें इक़्तिदार उन्हें कन्वर्ट कर देना चाहिए था असूल के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है, मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होती है। ठीक है, मशरक़ी पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी हम देखते हैं एहतजाज वगैरह स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो देन बंगाली यही चाहते हैं कि हम आपसे क्या चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं। ठीक है, हमारी इंडिपेंडेंट रियासत होगी जहाँ पे हम अपने अपने माइंडसेट के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रह सकेंगे। ठीक है, इतने में क्या होता है कि बीच में इंडिया जो कि इन्वॉल्वमेंट करता है, उसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो वॉर होती है। उस लड़ाई में इंडिया जब सपोर्ट करता है, अपना मिलिट्री एड्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ख़ुराक भी मुहैया करता है, तो जो ईस्ट पाकिस्तान वाले हैं वो विन कर जाते हैं, इस लड़ाई में जीत जाते हैं और ख़ुद को डिक्लेयर कर देते हैं वो यार एज इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, इस सूरत हाल को हम आगे अगर देखें तो जैसे सेपरेशंस हो जाती ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की, बांग्लादेश जो अलग रियासत बन जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ड्राबैक था। जिन बंगालियों ने जो मुस्लिम लीग के उस टाइम पार्टिसिपेंट थे अच्छे खासे, जिनकी वजह से हमने ये पाकिस्तान बनाया था, वो हमसे फिर से अलग हो गए। कभी ऐसा तारीख़ में हुआ नहीं कि जो अक्सरियत है वो अलग होती है। ठीक है, अक्सरियत कभी भी नहीं अलग होती, अक्सरियत का अपना मुल्क होता है, अक्सरियत की वहाँ पार होती है और अक्सरियत ही मुल्क को चलाती है। हमारे यहाँ अक्सरियत किन की थी, बंगालियों की, उसके बावजूद जो है एक अक़लियत से अलग होगी अक्सरियत। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है किसी भी मुल्क की तारीख़ में, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेजेडी भी हमें देखने को मिलती है। 71 से 77 तक अगर हम पॉलिटिकल
बैकग्राउंड की और पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या करते हैं, सारे ऑफिसेस के काम को संभाल लेते हैं, ठीक है, और सारी पोजीशंस को होल्ड करने के बाद ये 1973 में हम जैसा कि देखते हैं कि अपना एक मुल्क को चलाने के लिए अब किसी आइन की तो ज़रूरत थी, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या करते हैं, वहाँ पे 1973 में डिफरेंट तरह की कमेटीज़ को इनिशिएट करते हैं और उनके तहत क्या करते हैं, मुल्क के लिए एक आइन पेश करते हैं, ठीक है। 77 तक जैसे कि हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर रहता है, उसके बाद इनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, और इनको फांसी पे चढ़ाने के बाद देखते हैं हम कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो हमारे काबिल एहतराम जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर थे, लीडर थे, यानी कि ज़ियाउल हक साहब, वो आते हैं 77 से लेकर 88 तक क्या करते हैं, वो पूरी तरह हम देखते हैं कि मुल्क को संभालते हैं और किस तरह यहाँ पे क्या लोगों की साइकी को सेट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के अबाउट, स्पेशली डेमोक्रेसी और वुमेन की जो हुकूमत है उसके रिगार्ड। 77 से 88 तक ज़ियाउल हक आते हैं और वो इस्लामाइजेशन इम्पोज करते हैं मुल्क में। हम देखते हैं वो किस कदर इस्लामाइजेशंस थी, ठीक है। तो 88 तक ये मुल्क को संभालते और उस टाइम हमें पता है कि रशिया जो है वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में आ चुका था, ठीक है, ये इनको हर तरह की सपोर्ट करते हैं। 88 से 99 तक अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 दफ़ा टर्न, एक दफ़ा बेनज़ीर आती है फर्स्ट टाइम, दैन नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर की टाइमलाइन चलती है और दैन फिर नवाज शरीफ की टाइमलाइन चलती है जो कि मुल्क को चलाते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा हमारे मुल्क में जो है वो मिलिट्री रूल करती रही है, डेमोक्रेसी हमेशा फेल होती रही है और इसके भी बहुत सारे बिहाइंड रीज़न है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। 99 से हम 2007 तक अगर देखते हैं तो जो हमारे मुल्क के ये भी एक मिलिट्री रूलर थे, 99 में ये मार्शल लॉ को इम्पोज कर देते हैं और मुल्क में सारा जो कंट्रोल है वो खुद संभाल लेते हैं, ठीक है। और ये लोगों को ये इस चीज़ से मतलब बताते ये हैं बिहाइंड रीज़न के किस वजह से उन्होंने मार्शल लॉ मुल्क में इम्पोज किया, कि करप्शन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और डेमोक्रेसी जिस तरह सिस्टम को चलाना चाहिए था नवाज शरीफ गवर्नमेंट से जो है वो वैसे सिस्टम चल नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब इनके ओहदे से हटाना चाहते थे, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे लेटर्स वगैरह इशू हो चुके थे, लेकिन जैसे इनका त्यारा लैंड होने से पहले उसको रास्ते में रोका गया, फ्यूल का इशू बनाया, जो भी इशू बनाया, तो मुशर्रफ साहब क्या करते हैं, जो मिलिट्री चारों सूबों के जो मिलिट्री हेड थे उनको इन्वॉल्व करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुल्क में क्या किया जाए, उनके लैंडिंग से पहले ही क्या किया जाए, मुल्क में मार्शल लॉ की सिचुएशन को नाफिज कर दिया जाए, ठीक है, एमरजेंसी की सूरत यानी कि फ़ौरी अब उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ठीक है। इससे पहले कि नवाज शरीफ उनके अगेंस्ट कोई गेम खेलते, वो वहीं पे हवा में गेम खेल के जो कि उनके फेवर में गई, ठीक है। 2008 में हम देखते हैं कि 2008 में जो इससे पहले हम जो देखते हैं कि बड़ा सानिया होता है बेनज़ीर की कत्ल का 2007 में, तो लोगों की जो उस वक़्त की सिंपैथी वगैरह थी, उनकी हमदर्दियाँ सारी पीपल पार्टी के हक़ में चले जाती हैं। सो मुल्क को में जो अगले इलेक्शन होते हैं मार्शल लॉ हुकूमत के बाद, मुशर्रफ के जाने के बाद, तो वो पीपल पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है। 2008 से 13 तक हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी ही डील करते हैं ऑफिस को, ठीक है, और उसके बाद 8 से 13 के बाद इनकी रूलिंग के बाद 13 से 18 तक हम देखते हैं जो हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेबल जमात है PMLN यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो लीड करती हैं। 18 से हम देखते हैं कि 18 से लेकर 22 तक 45 मंथ का जो टेन्योर है वो PTI कंप्लीट करती है और कंप्लीट करने के बाद डिफरेंट मतलब जैसे जगहों पे MNAs अपने इस्तीफ़ा दे देते हैं। उसके बाद 1 साल के लिए PDM की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, और PDM की गवर्नमेंट के बाद दैन फिर इलेक्शन 2023 में हेल्ड होते हैं। 23 के बाद अब हम देख रहे हैं कि फिर से वही कोलैबोरेशन और वही सारी सिचुएशन मुल्क में नाफिज़ है। अगर हम वे फारवर्ड की बात करें, ठीक है, कि हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम है ये इतना स्लो क्यों रहा, तो अगर पहली इसकी बिहाइंड रीज़न जैसा कि अब तो फाटा को मर्ज कर दिया गया है ना तरमीम के तहत, तो इससे पहले हम देखते हैं हमारा जो सूबा सिंध है और KPK है, फाटा है, जितने भी बलूचिस्तान वगैरह के जितने भी इलाके हैं ना, ये ट्राइबल्स कंट्रोल में है, ठीक है, कबायली ही इनको ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं। जो हमारा फेडरल वो बहुत कम इसमें इन्वॉल्वमेंट लेता है,
तो अभी जैसा फाटा को मर्ज कर दिया गया, ये बहुत एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से। सेकंड रीज़न जो है हमारी डेवलपमेंट्स जहाँ पे पॉलिटिकल एवोल्यूशंस ये स्लो को क्यों है, तो उसकी रीज़न फ्यूडलिज़म है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े जागीरदार हैं वो अपने मफाद के लिए ऐसी पॉलिसीज़ को इम्पोज करते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनवाते हैं जिसकी वजह से मुल्क का जो सिस्टम है वो स्लो है, ठीक है। थर्ड वन अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी और दूसरे अदर्स जो हमारी मिलिट्री है उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है, उनका रोल कैसे है हमारी कंट्री में, तो ये एक बड़ा रीज़न है, ठीक है। चौथी बात जो है किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो उसका आइन है वो बहुत अहम किरदार है, ठीक है। वो उसकी बैकबोन की तरह है। तो अगर बैकबोन ही आपकी कमज़ोर है तो आप कैसे एक कंट्री को रन कर सकते हो। हमारा जो स्टार्ट से हम देखते हैं कि 9 साल लगे हमें आइन बनाने के लिए। 1956 में हमने बहुत मुश्किलों के बाद इस आइन को लिया और 56 में आइन बनने के बाद वो ज़्यादा देर नहीं रहा और 1958 में जैसे कि उसको एब्रोगेट कर दिया गया। 58 के बाद हम देखते हैं मार्शल लॉ की सिचुएशन रहती है। 58 से 69 तक टिल वैसी ही सिचुएशन रहती है। 62 में एक हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स या आइन दिया जाता है, लेकिन जो कि हमारे किसी काम का नहीं, वो सदर साहब के खुद के हक़ में और ख़ुद के फेवर में सारा कुछ था, ठीक है। उसमें कोई मुल्क के लिए भलाई के लिए ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, ठीक है। और हम आगे नेक्स्ट वन देखते हैं कि बाद में ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन आ जाती है। उसके बाद 73 का हमारे पास जो आइन है जो कि हमारा मौजूदा आइन भी है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी तरामीम की गई हैं, ठीक है। और 99 में जैसे इमरजेंसी हमारे मुल्क में नाफिज़ की गई मुशर्रफ साहब की जानिब से। तो ये इतने क्राइसिस जब एक आइन फेस करता है तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता कैसे हो सकता है, तरक्की की राह पर वो कैसे गामज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बिहाइंड रीज़न थे जिनकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर रहा। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो जिसके ड्रॉबैक है वही इसके वे फॉरवर्ड है। अगर हम फ्यूडलिज़म को मतलब ख़त्म कर दें, इनसे छुटकारा पा लें, तो हमारे मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। अगर हम अपने आइन को क्या कहते हैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना लें कि जैसा वो है उसी के अकॉर्डिंग हम चले। जो बंदा भी जो शख्स भी इस गवर्नमेंट में आता है वो अपने फ़ायदे के लिए जो रिफॉर्म्स को लाता है, अपने फ़ायदे के लिए वो आइन को छेड़खानी करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये स्टेट है, इसको अगर आप मिलकर नहीं चलाएँगे तो ये मुश्किल है कि इसको आप उस तरह एहसन तरीके से चला सकें, ठीक है। Thank you so much और don't forget to like, share and subscribe my channels. Allah Hafiz.